टाइटैनिक की यह वॉच आपको दिखने में सिर्फ एक नॉर्मल सी वॉच लगेगी, बट दोस्तों यही टाइटैनिक कंपनी कभी रतन टाटा सर के 9 रत्नों में से एक रत्न वाली कंपनी मानी जाती थी। कहते हैं कि इसी वॉच को पहनने के लिए रतन टाटा सर ने पूरे 6 साल तक का वेट किया था और इसी टाइम पीरियड के दौरान रतन टाटा सर ने किसी भी ब्रांड की कोई वॉच अपने हाथ में नहीं पहनी। I will not wear a watch. साल 1975 भारत बदल रहा था और बदलते भारत में वॉच एक ऐसी जरूरी चीज बन गई थी जिसे हर कोई पहनना चाहता था, चाहे वो एक कंपनी का वॉचमैन हो या कोई स्टूडेंट या उसी कंपनी का एक सीईओ। हर कोई एक शानदार और प्रीमियम क्लास की वॉच पहनना चाहता था। भारत में इतना बड़ा वॉच मार्केट होने के बावजूद भी भारत में कोई बड़ी और भरोसेमंद वॉच कंपनी नहीं थी, और थी भी तो सिर्फ एक कंपनी, एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड। HMT Watches, the timekeepers to the nation. हिंदुस्तान मशीन टूल उस समय वॉच से लेकर ट्रैक्टर तक हर वो छोटी से बड़ी चीज बनाती थी जो हिंदुस्तान के अंदर यूज होती थी। क्यों? क्योंकि एचएमटी एक सरकारी कंपनी थी। कहते हैं कि उस समय इंपोर्ट टैक्स इतने ज्यादा हाई थे कि कोई भी विदेशी ब्रांड भारत के अंदर एंटर तक नहीं कर पा रहा था। उस समय टाटा ग्रुप भारत का सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता था और इसी टाटा ग्रुप में एक इंसान थे, मिस्टर जक्सस देसाई। कहते हैं कि मिस्टर जक्सस देसाई टाटा सर के सबसे खास माने जाते थे। एक बार की बात, जब मिस्टर जक्सस देसाई टाटा होटल्स के बोर्ड रूम में जब मीटिंग ले रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं सब ने ब्रांडेड वॉचेस पहनी थी। किसी के पास सिक्को की तो किसी के पास रोलेक्स की प्रीमियम क्वालिटी की वॉच थी। एक बार तो उन्हें अजीब लगा, फिर उन्होंने सोचा कि ये तो लोग फौरन आते जाते रहते हैं तो उनके पास ब्रांडेड वॉच होना एक आम सी बात है। लेकिन जब नेक्स्ट डे उन्होंने देखा कि उनके एक और जूनियर कोलीग्स, उनके पास भी एक सिक्को की इम्पोर्टेंट वॉच थी, उन्होंने सोचा कि ये तो कभी फॉरेन गए नहीं तो इनके पास सिक्कों की इम्पोर्टेंट वॉचेस कहाँ से आई। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास ये सिक्कों की इम्पोर्टेंट वॉच कहाँ से आई, तब उन्होंने जवाब दिया कि उनके एक दोस्त जो अक्सर जापान जाते रहते हैं और उन्होंने मुझे ये सिक्कों की इम्पोर्टेंट वॉच गिफ्ट की थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा अगर आपको भी ये चाहिए तो मैं आपको ग्रे मार्केट से दिला सकता हूँ। और जैसे ही मिस्टर देसाई ने ग्रे मार्केट का नाम सुना, उनके मन में तुरंत एक विचार आया। उन्होंने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू कर दी कि भारत में कितने लोग फॉरेनर वॉच पहनते हैं और वो एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल की वॉच क्यों नहीं पहनते। इस रिसर्च में 3 चीजें सामने आई। पहला कि इंडिया की वॉच मार्केट इतनी बड़ी है कि एचएमटी वॉच के लिए भी महीनों तक की वेटिंग लिस्ट थी, और दूसरा इंडिया में वॉच मार्केट में वॉच की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि एचएमटी की भी वॉच को लोग स्मगल कर रहे थे और विदेशी वॉच को स्मगल करके इंडिया में महंगे दामों में बेचा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय इंडियन मैन के लिए वॉच एक स्टेटस का सिंबल था। यह देखकर मिस्टर देसाई को एक बात समझ आ गई कि इंडिया वॉच मार्केट में सोने की खजान छुपी हुई है, और इसी से मिस्टर देसाई ने डिसाइड किया कि वह इंडिया में एक ऐसी वॉच कंपनी बनाएंगे जो इंडियन मैन के लिए एक स्टाइलिश और शानदार वॉच बनाए और जो साथ ही साथ विदेशी वॉच को भी टक्कर दे सके। लेकिन इस प्लान में भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत एक सोशलिस्ट देश था और वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर और पब्लिक सेक्टर कंपनियां ही अलाउड थी, और टाटा जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियां को इस सेक्टर में एंट्री करना भी अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में लाइसेंसी राज चल रहा था। तो यहाँ टाटा सर ने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने यह सोचा कि लाइसेंसी राज तो सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को अलाउ नहीं करता, लेकिन अगर टाटा एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाए तो फिर तो मार्केट में वो एंटर कर सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक प्राइवेट कंपनी वो एक गवर्नमेंट कंपनी कैसे चला सकती है, बट दोस्तों टाटा ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने टाइटैन में तमिलनाडु गवर्नमेंट को स्टेक दे दिया, जिससे सरकार को ऐसा लगा कि टाइटैन एक तमिलनाडु गवर्नमेंट की कंपनी है। और फिर टाटा ने टाटा इंडस्ट्री और तमिलनाडु इंडस्ट्री इन दोनों नामों को जोड़कर एक नाम बनाया, टाइटन, यानी कि टाटा इंडस्ट्री और तमिलनाडु गवर्नमेंट। और आज टाइटन इंडस्ट्री में तमिलनाडु गवर्नमेंट के 28% स्टेक की वैल्यू है 84,000 करोड़।
दोस्तों 1980 और 1990 के दशक में वॉच रेगुलेशन के दौरान मार्केट के अंदर दो तरह की वॉचेस थी। पहला मैकेनिकल वॉचेज और दूसरी क्वार्ट्ज वॉचेज। इन दोनों वॉचेज के सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क था। जैसे मैकेनिकल वॉच एक मेन स्प्रिंग से चलती थी, तो जब यूजर्स इस मेन स्प्रिंग को रोटेट करता तो उसकी एनर्जी गियर से होते हुए वॉच की सुई को घुमाती। यह एक बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म था। लेकिन जो क्वार्ट्ज वॉच होती है वो बैटरी से चलती है और इस क्वार्ट्ज वॉच में क्वार्ट्ज नाम का एक क्रिस्टल होता है। तो जब बैटरी लगती है तो एक इलेक्ट्रिक करंट क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होकर गुजरता और जब ये करंट क्रिस्टल को टच करता तो ये क्रिस्टल वाइब्रेट करता, तो वॉच की सुई को घुमाता और आपको सही टाइम दिखाता। कहते हैं उस समय क्वार्ट्ज और मैकेनिकल वॉच के बीच एक जंग चल रही थी और टाइटन की टीम जब स्विट्जरलैंड और जापान जाकर मार्केट रिसर्च करके वापस आई तो उन्हें यह समझ आया कि क्वार्ट्ज वॉच ही वॉच का फ्यूचर है। क्योंकि उस क्वार्ट्ज वॉच के 3 ऐसे फायदे थे जो मैकेनिकल वॉच में नहीं मिलते थे। पहला फायदा था कि जहां मैकेनिकल वॉच में 100 से 120 मूविंग पार्ट होते थे, वहीं क्वार्ट्ज वॉच में सिर्फ 70 से 80 मूविंग पार्ट होते थे। इससे क्वार्ट्ज वॉच बनाना आसान और सस्ता था। दूसरा फायदा यह था कि जहां मैकेनिकल वॉच में रोज 6 से 12 सेकंड की एरर होती थी, वहीं क्वार्ट्ज वॉच में पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 सेकंड के एरर होती थी। और इसके साथ साथ क्वार्ट्ज वॉच हल्के और पतले थे जिससे उन्हें कैरी करना काफी आसान था। और तीसरा बेनिफिट ये था कि उस जमाने में मैकेनिकल वॉच को रोज बाइंड करना पड़ता था, जबकि क्वार्ट्ज वॉच में 1 या 2 साल में सिर्फ एक बैटरी ही बदलनी पड़ती थी। इस वजह से दोस्तों टाइटैनिक की टीम ने यह सोचा कि लोग आगे चलकर क्वार्ट्ज वॉच ही पहनेंगे। इसलिए दोस्तों टाइटैनिक वॉच ने सिर्फ क्वार्ट्ज वॉच बनाने का ही फैसला लिया। अब साल था 1984। 1984 में टाइटैनिक की स्थापना हुई और उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्वाड वॉचेस बनाने के लिए ही तैयार किया, जबकि बाकी जो कंपनियां थी वो सिर्फ मैकेनिकल वॉच ही बना रही थी। तो आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ क्वार्ट्ज वॉच बनाने से ही टाइटैनिक अपने आप मार्केट में बेस्ट वॉचेस बनाने लगी। क्योंकि क्वार्ट्ज वॉच के अंदर एरर कम थे, क्वार्ट्ज वॉच बनाने में आसान थे और सबसे इम्पोर्टेंट उनका यह फीचर था कि क्वार्ट्ज वॉच को हर रोज बाइंड करने की जरूरत नहीं थी। और इसके बाद दोस्तों टाइटैनिक ने चली अपनी आखिरी चाल और वो थी टाइटैनिक की रिटेल स्ट्रेटजी। दोस्तों उस समय डिस्ट्रीब्यूटर टाइटन को खरीदने से डरते थे क्योंकि एचएमटी का मार्केट में 80% शेयर था और उनको यह लगता था कि यह टाइटैनिक जो है एक नया ब्रांड है, यह मार्केट में क्या ही कर लेगी। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने टाइटन को लेने से मना कर दिया तो टाइटन डायरेक्ट रिटेलर के पास पहुंच गया और देश भर में टाइटन ने कुछ बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप किया जिससे वो टाइटन के रिटेल स्टोर पूरे देश में खोल पाए। और इसके साथ साथ टाइटन ने सिर्फ घड़ियां ही नहीं बेची बल्कि उन्होंने अपने रिटेलर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जहां एक तरफ नॉर्मल सेल्समैन को सिर्फ वॉच बेचना सिखाया जाता था, वहीं टाइटन के सेल्समैन को कस्टमर से रिश्ता बनाना सिखाया जाता था। वो कस्टमर से ऐसे बातें करते थे जैसे वो कस्टमर उनका कोई दोस्त हो और वो उनकी जरूरतों को समझ रहा हो। और अगर आपकी टाइटैनिक की वॉच खराब हो जाती तो जहां दूसरी कंपनियां और शॉपकीपर कस्टमर को हफ्तों तक सर्विसिंग के लिए वेट करवाते, वहीं टाइटन की कस्टमर सेल्स सर्विस इतनी फास्ट और एफिशिएंट थी कि सर्विस सेंटर में आने वाले कस्टमर को भी ऐसे रूम में बिठाया जाता था और उन्हें चाय पानी ऑफर किया जाता था और उनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता था। और दोस्तों यही वो जमाना था जब कस्टमर सर्टिफिकेशन का कंसेप्ट इंडिया में बिल्कुल नया था और बाकी रिटेलर्स कस्टमर को बेवकूफ समझते थे। टाइटैनिक उन्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट देता था। इसीलिए दोस्तों टाइटैनिक वॉच इतनी पॉपुलर हुई और लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाई। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से टाइटन ने मार्केट में ऐसा धमाका किया कि एक ही साल में टाइटन ने 19 करोड़ रुपए कमाए और उन्होंने करीबन 3.5 लाख वॉच बेच दी। इसके बाद सफर यही नहीं रुका। अगले 20 साल में टाइटन ने खुद को सिर्फ वॉच ब्रांड कंपनी तक सीमित नहीं रखा, कंपनी ने नए नए सेगमेंट में कदम रखा और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ाया। इसी दौरान फास्टैग और सोनाटा जैसे ब्रांड भी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने लगे।
आज ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद और पहचान वाले ब्रांड में से एक बन चुकी है। और शायद यही किसी भी बड़ी कंपनी की असली जीत होती है, जब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं आपका नाम खरीदना शुरू कर दे। समय सबके लिए चलता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं चलते, वो अपना समय खुद बनाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगली कहानी तक समय की कीमत समझें।